हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज डिस्कस करेंगे अपन कि अगर बहुत छोटी चीजों को मेजर करना हो, जिसके लिए स्क्रू गेज भी या स्फेरोमीटर भी जो है वो सूटेबल डिवाइस नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाए। बहुत साल पहले ही एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी। वैसे आजकल तो अपने पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और भी कई ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपन उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे जिसने सबसे पहले छोटे से छोटे मॉलिक्यूल को मेजर करना सिखा दिया था। इस एक्सपेरिमेंट में अपन एक कंपाउंड की बात करेंगे जिसे बोला जाता है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। अगर इसके बारे में कुछ डिस्कशन करें तो पहली बात, ये बहुत ज्यादा वीक एसिड है। अगर हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा वीक एसिड है। दैट इज ए ब्लू लिटमस को रेड में तो टर्न करता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करता है और इसके कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। इट इज अ वीक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ काइंड ऑफ अ सोपी लिक्विड। क्या है ये एक तरीके का सोपी लिक्विड है, एक सोप जैसा लिक्विड है। अब इसकी जो मॉलिक्यूलर साइज है जिसको अपन एक्सपेरिमेंट से मेजर करने वाले हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -9 मीटर। मतलब अपन आज के एक्सपेरिमेंट में इतनी छोटी साइज को भी मेजर करना सीखेंगे। अब अगर अपन बात कर रहे हैं कि ये एक सोपी लिक्विड है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सोप जैसा ही होता है। इस तरीके के इसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसमें आपको दो चीजें दिख रही है। एक तो ऊपर आपको दिख रही है ये जिगजैग टेल, और नीचे दिख रहे हैं ये इसके हेड्स। नीचे क्या दिख रहे हैं? इसके हेड्स। ये है टेल और ये है हेड। इस टेल को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक टेल। दैट इज ये वाटर से रिपेल करती है। और इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक टेल। दैट इज ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये वाटर से अट्रैक्ट होती है, ये वाटर से रिपेल करता है। तो ये सोप की तरह ही हो गया, क्योंकि सोप भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। तो ये ओलिक एसिड का एक अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर का आइडिया दिया है मैंने आपको। अब अगर बात करें इसकी डेंसिटी की, तो इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, यानी कि कम होती है। किससे? वाटर से। मतलब अगर आप इसको वाटर के कंटेनर में डालेंगे, पानी के कंटेनर में डालेंगे, एक पानी के एक ग्लास में डालेंगे, तो ये पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। ठीक है। यानी कि इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। ये लेयर तो वाटर की है और ऊपर एक लेयर आ जाएगी किसकी? ओलिक एसिड की। और नेक्स्ट चीज, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये अल्कोहल जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। अल्कोहल के अलावा पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है। ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो ये सॉल्युबल है, लेकिन वाटर जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं है। तो अपन आज डिस्कस करेंगे ओलिक एसिड के बारे में, यानी कि इसकी साइज को, यानी कि इतना मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है। तो अपन सबसे पहली बात करते हैं लेंथ की। अपन ने लास्ट क्लास में पैरेलैक्स मेथड में पढ़ा था कि बहुत ह्यूज लेंथ्स को अगर मेजर करना है तो मीटर की जगह किलोमीटर पे आ सकते हैं, किलोमीटर की जगह लाइट ईयर पे आ सकते हैं, है ना, और लाइट ईयर की जगह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे आ सकते हैं, या फिर पार्सेक पे भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत छोटे मेजरमेंट की। तो मीटर के बाद आता है सेंटीमीटर, उससे छोटा होता है मिलीमीटर, फिर आता है माइक्रोमीटर, फिर आता है नैनोमीटर। अब अगर उससे भी छोटा जाना हो तो उससे छोटी यूनिट्स क्या होती है भाई? उससे छोटी यूनिट्स होती है जैसे फर्मी। क्या बोलते हैं अपन? 1 फर्मी। फर्मी का सिंबल होता है F, और अगर इसको मीटर से रिलेट किया जाए तो ये होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो इतनी छोटी यूनिट्स के लिए अपन एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज नोन एज फर्मी। नेक्स्ट है 1A डॉट। ए के ऊपर एक ये रिंग दिख रही है, ए रिंग। क्या बोलते हैं इसको? ए रिंग। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं?
इस ए रिंग का दूसरा नाम होता है अंगस्ट्रॉम। क्या नाम होता है भाई इसका? अंगस्ट्रॉम। ANGSTROM और ओ पे 2 डॉट होती है, ये होता है अंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 1 अंगस्ट्रॉम को अगर मीटर से रिलेट करे तो वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? तो अगर छोटी यूनिट से तो मीटर से सेंटीमीटर से मिलीमीटर से माइक्रोमीटर नैनोमीटर के अलावा 2 और टर्म्स अपन ने पढ़ ली। तो अब अपन एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें ओलिक एसिड की साइज को मेजर करेंगे। तो जो बोर्ड पे लिखा है पॉज करके आप लोग कॉपी कर लो। अब सबसे पहली चीज, ओलिक एसिड के बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपन ने एक चीज समझी कि अपन इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये अल्कोहल में सॉल्युबल है। तो क्या होगा अगर आप इसको वाटर में जो है सॉल्युबल कर दोगे, यानी कि पानी में ओलिक एसिड की ड्रॉप्स अगर डाल दोगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जो कंटेनर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, अगर आपने उसमें ओलिक एसिड की एक ड्रॉप भी डाल दी तो ये अपन जानते हैं कि यार एटम मॉलिक्यूल ये बहुत छोटी साइज के होते हैं, तो उस एक ड्रॉप में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ओलिक एसिड के। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके का एक क्लस्टर बना लेते हैं। तो अगर एक इस तरीके का क्लस्टर बना लेंगे तो उसको मेजर करना कंप्लीटली डिजायरेबल यानी कि सुटेबल मतलब पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी ओलिक एसिड को डायरेक्टली पानी में नहीं डाला जाता। ओलिक एसिड को क्या बनाया जाता है? वेरी वेरी डाइल्यूट बनाया जाता है, जिसके लिए अल्कोहल का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं देखो, अपन क्या करेंगे, मान लो आपके पास 2 कंटेनर्स हैं, ये आपके पास 2 कंटेनर्स हैं। पहले कंटेनर में ओलिक एसिड है और दूसरे कंटेनर में आपके पास क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, ये कंटेनर आपका है मान लो P, ये है Q। तो आपने P वाले कंटेनर में से 1 ml क्वांटिटी ली, Q वाले में से 19 ml क्वांटिटी ली, और जो आपने सोल्यूशन बनाया वो सोल्यूशन बन गया 1 + 19 20 ml का। यानी कि आपने 1 ml ओलिक एसिड लिया है और 19 ml अल्कोहल लिया। ओलिक एसिड इजीली अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए अल्कोहल को यूज कर रहे हैं। क्लियर? यहां तक कितना सोल्यूशन बना? 20 ml। अब अगर बात करें कि इस 20 ml में ओलिक एसिड का कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन 20 ml सोल्यूशन कितना है? वो है 1/20। कितना है? 1/20। यानी कि 20 ml सोल्यूशन में ओलिक एसिड के कितने पार्ट है? सिर्फ 1/20। जब अपन ने इससे क्या करा एक्सपेरिमेंट, तो भी आपको डिजायरेबल यानी कि प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिले, तो फिर अपन ने इसको थोड़ा और डाइल्यूट करा। कैसे करा? अब अपन एक काम करेंगे, ये जो आपका 20 ml सोल्यूशन बना है इसका 1 ml यूज करेंगे। इसका क्या यूज करेंगे? सिर्फ 1 ml। और दोबारा से Q वाली बोतल में से 19 ml सोल्यूशन ले लेंगे, यानी कि लिक्विड मतलब अल्कोहल ले लेंगे। तो 1 + 19 क्या बन गया? फिर से 20 ml ऑफ न्यू सोल्यूशन बन गया। ये आपका नया सोल्यूशन बन गया। समझ लो ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। फेज 1 में ओलिक एसिड कितना था? 1/20 है ना। अब फेज 2 में कितना होगा? सुनना ढंग से, पहले से ही ओलिक एसिड कितना है इसके अंदर? 1/20। अब आपने इसका 1 ml लिया, 20 में से सिर्फ 1 ml लिया और 19 ml अल्कोहल डाल के एक और नया सोल्यूशन बना दिया, यानी कि ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन बन चुका है। तो अब इसके अंदर ओलिक एसिड कितना प्रेजेंट है? 1/20 तो इसका ट्रांसफर हुआ है और इसमें भी 1/20 ही रेशो बन रहा है, यानी कि 1/20 इंटू 20, यानी कि कितना पार्ट है ओलिक एसिड का? 1/400 ml है बस। यानी कि अगर 400 ml का सोल्यूशन है तो उसमें सिर्फ 1 ml क्या है? ओलिक एसिड है। लेकिन एक्चुअल में 400 ml तो है ही नहीं, और ना एक्चुअल में आपने अल्कोहल को कितना यूज करा? 399, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आपने यूज नहीं करा।
आपने तो अल्कोहल एक बार बस 19 यूज करा, फिर अगली बार वापस से क्या यूज करा, 19 यूज करा। 2 बार आपने 19 ml अल्कोहल यूज करा, मतलब आपने टोटल अल्कोहल से कितना सा वेस्ट करा, 38 ml। और आप कितने रेशो पे पहुंच गए, 1/400। अब अगर मैं डायरेक्टली बोलता कि P वाले कंटेनर में 1 ml ओलिक एसिड ले लो और Q वाले कंटेनर से 399 ml जो है अल्कोहल ले लो, तो आपका जो सोल्यूशन है वो 400 ml बन जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो अब आपका इसमें ओलिक एसिड का रेशो कितना निकलेगा, 1/400। वही तो रेशो निकलेगा जो पहले था। लेकिन ऐसा करने से ये बात देखो, ये कितनी गलत बात है। आपने अल्कोहल कितना यूज कर लिया, 399 ml, लेकिन यहां आपने अभी तक कितना अल्कोहल यूज करा, 19 + 19 ओनली 38 ml। यानी कि अगर मुझे इसी रेशो पे पहुंचना है, इसी रेशो पे, तो मैं इसे यूज करने से अच्छा इसको ही यूज कर लूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 38 ml अल्कोहल वेस्ट हो रहा है और इसमें 399 जाके वेस्ट हो गया। तो ये तो यूज करना बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। ये तो कोई भी एडवाइस नहीं करेगा जिसको नॉलेज होगी। सब लोग इसी को एडवाइस करेंगे कि क्यों अल्कोहल इतना वेस्ट करे, 19 ml एक बार बना लो, फिर 19 ml अगली बार यूज करके ऐसे रेशो पे 2 हिस्सों में पहुंच जाओ। एक हिस्से में मत पहुंचो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इस तरीके से अपन अल्कोहल को बचा लेंगे और अपना डिजायर्ड जो रेशो है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ओलिक एसिड के अब कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, 1/400 ml का रेशो है, 1/400, मतलब 400 ml जहां पे आपका टोटल सोल्यूशन होगा, वहां पे सिर्फ 1 ml ही उसके अंदर ओलिक एसिड होगा। अब इस ओलिक एसिड का, इस डाइल्यूटेड सोल्यूशन का क्या करें अपन। अब सबसे पहले तो आप इसको कॉपी करो, फिर आगे का अपन प्रोसीजर पढ़ते हैं। देखो अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने कंटेनर लिया जिसमें अपन ने क्या रख रखा है, वाटर रख रखा है, और स्लाइटली उसमें अल्कोहल भी मिक्स कर दी। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज वाटर एंड अ वेरी स्मॉल रेशो ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट। ठीक है, ये कंटेनर है आपका। अब ये कंटेनर ऑब्वियसली कैसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ओलिक एसिड भी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो अगर मैं डायरेक्टली जो मैंने मिक्सचर बनाया था, क्या था मेरा मिक्सचर, 1 ml में 19 ml अल्कोहल डाल के 20 ml पे पहुंचे थे। फिर इस 20 ml का 1 ml यूज करके इसमें और 19 ml डाल के फिर से 20 ml पे पहुंचे थे। इसमें जो ओलिक एसिड का रेशो था वो था 1:400। ये ओलिक एसिड जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुकी थी। अगर मैं इस सोल्यूशन का ड्रॉप लेके इसमें डालूंगा तो मुझे दिखेगा ही नहीं कुछ भी। रीजन, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, अल्कोहल भी ट्रांसपेरेंट है। तो अब एक्सपेरिमेंट को इजीली विजिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पे इस पूरे कंटेनर के टॉप सरफेस पे पाउडर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं भाई, पाउडर। इस पाउडर को बोलते हैं लाइकोपोडियम पाउडर। ये एक व्हाइट पाउडर होता है जिसके क्रिस्टल्स बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के होते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, लाइकोपोडियम पाउडर। तो जब ये अपन पाउडर इस पे डालते हैं तो ये इस तरीके की एक मोनो यानी कि सिंगल लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, सिंगल लेयर बना लेता है। ये पूरी तरीके से एक ब्लैंकेट की तरह इस कंटेनर पे ऐसे स्प्रेड हो जाता है। हो गया स्प्रेड, दिख रहा है क्लियरली। अब क्या होगा, अब इससे मुझे कोई तो कलर मिला। जो सारी चीजें पहले ट्रांसपेरेंट थी वो अब क्या हो गई, एक टॉप लेयर मेरी व्हाइट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे एक ड्रॉपर लूंगा। क्या लूंगा मैं, एक ड्रॉपर। ठीक है, तो ये मैंने एक ड्रॉपर लिया। ठीक है, और उस ड्रॉपर में मैंने किसको यूज कर रखा है, सेकंड सोल्यूशन को यूज कर रखा है, मेरा सोल्यूशन नंबर 2, जो मैंने 1/400 के रेशो की बात जिसमें मैं कर रहा हूं। तो अब मैंने इसकी छोटी छोटी ड्रॉप्स ली। ऐसी छोटी छोटी ड्रॉप्स मैंने इसमें डालना चालू करी। अब इस ड्रॉप के अंदर क्या है, 2 चीजों का मिक्सचर है, ओलिक एसिड और अल्कोहल। जितना भी अल्कोहल होगा वो तो इसमें जाके डिसॉल्व हो जाएगा, तभी तो वाटर और अल्कोहल का सोल्यूशन बोल रहे हैं अपन। इनिशियली ये सिर्फ किसका सोल्यूशन था, वाटर का।
लेकिन जब आपने ड्रॉप्स डालना चालू करी तो ये आपका सोल्यूशन किसका बन गया, अब वाटर और अल्कोहल का बन गया है। क्योंकि इन ड्रॉप्स में अल्कोहल के कितना रेशो है, इसमें अल्कोहल का रेशो है 19 अपॉन कितना, पहले था 19/20, फिर हो गया 19/20, तो 19 का स्क्वायर डिवाइड बाय 400, इतना अल्कोहल का रेशो है। ठीक है यहां तक। तो जब आप ये ड्रॉप्स डालेंगे तो क्या होता है ऐसे केस में, एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो एक बीच में सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है, बीच में एक सर्कल सा बन जाता है। उस सर्कल में क्या प्रेजेंट होती है, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक सिंगल लेयर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं खुद को। यानी कि अगर इनको अपन सामने से देखें और ये अपना वाटर का सरफेस है तो ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है यहां तक। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं इसलिए इनकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल सी होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो थिकनेस। तो इस तरीके की ये लेयर बन जाती है। तो पाउडर सारा साइड हो जाता है और बीच में एक सेंटर सा गोला बन जाता है। अब अपन क्या कर सकते हैं, मीटर स्केल या कोई भी मेजरिंग डिवाइस को लेके इस सर्कल की रेडियस को मेजर कर सकते हैं। ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, है ना। आपने इसका क्या करा, मान लो डायामीटर मेजर कर लिया। ठीक है, अब इस सर्कल की कुछ तो थिकनेस होगी ना, चाहे हो बहुत बहुत ज्यादा कम, लेकिन कुछ तो होगी थिकनेस। इसका मतलब इसकी कुछ वॉल्यूम भी होगी। तो इसकी वॉल्यूम हुई πr²h। ये सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। अब मैं r की जगह क्या लिख दूंगा, d/2 और h की जगह t। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो बन गया πd²t/4। ये मेरी किसकी वॉल्यूम है, इस छोटे से सर्कल की वॉल्यूम है, जो किसने बना लिया, ओलिक एसिड ने बना लिया। अपन इस सर्कल की यहां बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वैसे अगर अपन कैलकुलेशन पे चले, ये ml के अकॉर्डिंग चले, तो कितना ml सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन होगा मेरे अकॉर्डिंग, मान लो आपकी जो 1 ड्रॉप है, 1 ड्रॉप वो कितने ml की थी, VML। वो तो प्रॉपर जो ड्रॉपर है उस पे इंडिकेटर्स होते हैं, उसके थ्रू पता पड़ जाता है। तो आपकी जो n ड्रॉप्स आपने डाली, कितनी ड्रॉप्स डाली, n ड्रॉप्स, n मतलब 2 4 5 कितनी भी हो सकती, तो वो कितनी वॉल्यूम बन गई, NVML। ml का मतलब क्या होता है, ml का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मुझे यहाँ पे d और t इन दोनों को सेंटीमीटर्स में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर्स में। तब जाके ये जो मेरी वॉल्यूम है ये किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। अब मैं चाहे वॉल्यूम को मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालूं, चाहे मैं वॉल्यूम को ड्रॉपर का यूज करके निकालूं, बात तो मैं इसी चीज की कर रहा हूं। यानी कि दोनों केस में मेरी जो वॉल्यूम है वो तो इक्वल आनी चाहिए, इसमें कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए। जो वॉल्यूम मेरी यहां से आएगी वो मेरी यहां से आएगी। तो अब अगर मैं 4 को ऊपर ले जाऊं, पाई और d² को नीचे ले जाऊं, तो मैंने यहां क्या निकाल लिया, थिकनेस निकाल लिया। यानी कि बहुत नेग्लिजिबल सी जो थिकनेस थी, बहुत ही ज्यादा छोटी थिकनेस थी, उसको मैंने फाइंड कर लिया। जिसको प्रैक्टिकली फाइंड करना किसी मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से पॉसिबल नहीं था, उस थिकनेस को अपन ने इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर दिया। बस अब आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने कितनी ड्रॉप्स डाली है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, जो आपको ड्रॉपर के जो रीडिंग्स है वो आपको बताएगी, और डी यानी कि डायामीटर, जो आप इस सर्कल को मेजर करके निकाल लोगे। किससे, मीटर स्केल से निकाल सकते हो, इंच टेप से भी, या कोई भी मेजरिंग डिवाइस से आप निकाल सकते हो। इस तरीके का ये सर्कल बना है, किसका, ओलिक एसिड का। और ये सर्कल अपने को विजिबल किसकी वजह से हुआ, इस पाउडर की वजह से विजिबल हुआ। ये कौन सा पाउडर है, यह है लाइकोपोडियम पाउडर, जिसके क्रिस्टल्स बहुत फाइन होते हैं और ये व्हाइट कलर का होता है। तो एक ब्लैंकेट की तरह सेटल हो गया कंटेनर पे। ड्रॉप्स डालते ही वो ब्लैंकेट एक जगह से खाली हो गई और एक सर्कल सा बन गया। समझ गए। उस सर्कल का डायामीटर अपन ने मेजर कर लिया और वॉल्यूम का लॉजिक लगा के थिकनेस अपन फाइंड कर लेंगे इन सेंटीमीटर्स। ऑब्वियसली किस में आएगी, सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर्स में है। क्लियर यहां तक।
आ गया समझ में? तो ये दोनों वॉल्यूम्स को मैंने क्या करा है, इक्वेट करा है। दोनों वॉल्यूम्स को क्या करा है, इक्वेट करा है। तो ये बहुत सालों पहले ही एक्सपेरिमेंट निकाल लिया गया था, बहुत माइन्यूट साइज मॉलिक्यूल्स को भी मेजर कैसे किया जाए। लेकिन आजकल कॉमन सी बात है, अपन इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, इसके लिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस भी चाहिए। इसलिए आजकल तो काफी ज्यादा टेक्निकल डिवाइसेस हैं जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो अपन उन्हीं को यूज करके एक एटम बल्कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तक की साइज को भी इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है, तो आप ये कॉपी करें और इसे रिवाइज करें। अब बात करते हैं देखो रेंज ऑफ लेंथ की। ये तो अपन ने देख लिया कि यार लेंथ कितनी छोटी भी हो सकती है और कितनी भी बड़ी भी हो सकती है। अगर छोटी से छोटी लेंथ है तो उसके लिए जो अपन ने आज नई यूनिट पढ़ी वो थी फर्मी। ठीक है, और बड़ी से बड़ी लेंथ की अपन ने यूनिट पढ़ी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इन सबके अपन ने कन्वर्जन्स पढ़े मीटर्स में, बिकॉज मीटर्स द ऐसा यूनिट। तो चाहे फर्मी हो, चाहे अंगस्ट्रॉम हो, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, लाइट ईयर हो, पासेक हो, आप सबको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटी से छोटी लेंथ निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट पढ़ा ओलिक एसिड का, और बहुत बड़ी लेंथ को निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट पढ़ा था अपन ने पैरेलैक्स मेथड का। पैरेलैक्स मेथड के बारे में सीखा था, उस पर क्वेश्चंस भी करे थे। जैसे लेंथ बहुत ज्यादा वेरी करती है ऐसे ही टाइम भी बहुत वेरी करता है। टाइम आपका किस में मेजर होता है? कॉमन सी बात है यार, ईयर्स में, मंथ्स में, डेज में, वीक भी होते हैं, है ना, और उसके अलावा आवर्स होते हैं, मिनट होता है, सेकंड होता है। अब सेकंड से भी अगर छोटा चले तो, सेकंड से अगर छोटा चले तो क्या होता है? माइक्रो सेकंड्स होते हैं, नैनो सेकंड्स होते हैं। उससे भी छोटा जाए तो, उससे छोटा जाने के लिए यहां पे यूज हुआ एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम। एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम, जितनी भी क्लॉक्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को टाइम बताती है, एक्यूरेट टाइम सबको बताती है, जैसे आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, पूरा इंडिया जिस क्लॉक को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो क्लॉक किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम पे, यानी कि एटॉमिक क्लॉक बोल सकते हैं आप उसको। क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक क्लॉक। यानी कि एटम्स का यूज करके क्लॉक को और ज्यादा प्रिसीजन, मतलब और ज्यादा एक्यूरेसी दी गई है। कौन से एटम को यूज करा है? यहां पे अपन ने यूज करा है सीजियम एटम को, सीजियम 133। क्या है ये इसका मास है। सीजियम 133 एटम को यूज करके उसकी अपन ने क्लॉक बनाई और उससे बहुत ज्यादा एक्यूरेट टाइम को मेजर कर डाला। अब यार ये जो सीजियम एटम क्लॉक है, ये क्या सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड से भी छोटा है? यस, ये उससे भी छोटा है। 1 एटम ऑफ सीजियम कितने वाइब्रेशंस कर सकता है एक सेकंड में? ये आपके वाइब्रेशंस कर सकता है 9192631770। कितने वाइब्रेशंस कर सकता है? 9192631770। मोबाइल की तरह याद कर लो, मोबाइल नंबर की तरह 433 ऐसे 9192631770, 9192631770। तो एक सीजियम एटम इतने सारे वाइब्रेशंस कर सकता है कितने टाइम में? एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर इतने वाइब्रेशंस इसने कर लिए, एक सेकंड के अंदर इतने वाइब्रेशंस इसने कर लिए, तो ये कितना ज्यादा और जो प्रिसाइज आपको रीडिंग दे सकता है ना, इसकी रीडिंग में कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, तो ये कितना ज्यादा रिलायबल डिजिट बन जाएगा ना। इसलिए अपन जो पूरा वर्ल्ड है, इवन जो अपनी कंट्री है, वो कौन से टाइम को फॉलो करते हैं? एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम को। ये क्लॉक किस पे बेस्ड है? सीजियम एटम के वाइब्रेशंस पे बेस्ड है। और इसमें जो एरर है, जो परमिसेबल एरर है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इसमें जो एरर है वो सिर्फ 10⁻⁻13 सेकेंड्स का है। इतना सा एरर कर सकती है ये क्लॉक। मतलब अगर पूरे साल की बात करें तो 3 जो है माइक्रो सेकेंड्स का एरर हो सकता है बस इन 1 ईयर। ठीक है ना, इन 1 ईयर सिर्फ कितना सा एरर हो सकता है? 3 माइक्रो सेकेंड्स का। मतलब एक साल के अंदर ये क्लॉक 3 माइक्रो सेकेंड्स या तो आपको ज्यादा बता सकती है या 3 माइक्रो सेकेंड्स आपको कम बता सकती है, क्योंकि इसका परमिसेबल एरर बहुत ही ज्यादा कम है।
इसलिए ये क्लॉक सबसे ज्यादा रिलायबल है। तो जैसे लेंस बहुत सारी डायमेंशंस में क्या मतलब यूनिट्स में वेरी करती है, फर्मी से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक, ऐसे ही टाइम भी वेरी करता है, मास भी वेरी करता है। टाइम की एक्यूरेसी बनाने के लिए अपन ने सीजियम क्लॉक का यूज करा है, जिसके वाइब्रेशंस कितने हैं 9192631770, इतने वाइब्रेशंस है एक सेकंड में। परमिसेबल एरर कितना है 10 टू द पावर -13, और एक ईयर में कितने माइक्रो सेकेंड्स ये लॉस कर देती है या गेन कर सकती है, सिर्फ 3। क्लियर यहां तक आ गया समझ में? बहुत इजी है। अब अगर बात करें रेंज ऑफ मास की, रेंज ऑफ मास की, तो अगर बहुत बड़ी टर्म्स है, बहुत बड़े बड़े हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए मास को मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम्स। उससे भी बड़ा है तो टन्स भी होते हैं, किलो टन्स भी होते हैं, लेकिन आप सबको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। किलोग्राम्स के बाद क्या आया, ग्राम्स आया, उसके बाद आया मिलीग्राम्स आया, उसके बाद माइक्रोग्राम्स आया, है ना, और उसके बाद क्या आ गया AMU, जिसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है U, इसका सिंबल क्या होता है U, यानी कि यूनाइटेड एटॉमिक मास यूनिट, यूनाइटेड एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं तो आप एटॉमिक मास यूनिट में उनको मेजर करके बताओगे, और बहुत हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप किलोग्राम में मेजर करोगे। जैसे अर्थ या सन का मास ऑब्वियसली आपको किलोग्राम्स में दिया जाएगा, और एक एटम जैसे सीजियम एटम ही हुआ, उसका मास आपको एटॉमिक मास यूनिट में दिया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, है ना। इट इज नॉट यूनाइटेड, इट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आ गया समझ में? तो आज काफी बेसिक डिस्कशंस हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था अपना एक्सपेरिमेंट, जिसमें अपन ने ओलिक एसिड की माइन्यूट सी थिकनेस को भी मेजर करना सीखा है। ओलिक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें वो एक सोपी लिक्विड होता है, वीक एसिड होता है, ब्लू को रेड लिटमस बना देता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, है ना। ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसकी डेंसिटी पानी से बहुत कम है। अल्कोहल में डिसॉल्व हो सकता है। इसका 1/400 तक डाइल्यूट करके सोल्यूशन, फिर इसकी थिकनेस को मेजर किया जाता है। पाउडर यूज करा जाता है, जो कि लाइकोपोडियम पाउडर होता है, व्हाइट कलर की लेयर होती है, जिससे एक सर्कल बन जाता है, और वॉल्यूम के फॉर्मूले को बैलेंस करके अपन थिकनेस निकाल सकते हैं इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा देख लो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।